पॉइंट नंबर 27 और ये है अमेरिका के संविधान का लास्ट पॉइंट और ये है एलिजिबिलिटी ऑफ प्रेसिडेंट। नमस्कार, मैं सोमवीर पॉलिटिकल साइंस आप सभी का अपनी क्लास में स्वागत करता हूं और आज का हमारा जो विषय है वह है 27 फीचर्स ऑफ द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन। अमेरिका का जो संविधान है उसकी 27 विशेषताएं। एक जानकारी आप रख लीजिएगा कि अमेरिका का जो संविधान है उसमें केवल 27 ही विशेषताएं नहीं है, उसमें बहुत ज्यादा विशेषताएं हैं। लेकिन हम आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो आपका एग्जाम होगा उसी के अनुसार आपको यहाँ पर अमेरिका का जो संविधान है उसकी विशेषताओं के बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हमने अपना जो क्वेश्चन है उसको 3 पार्ट्स में यहाँ पर डिवाइड किया है, क्योंकि जब भी आपके पास में ये क्वेश्चन आएगा तो निश्चित रूप में 16 या 20 नंबर का क्वेश्चन रहता है। उसको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले तो हम यहाँ पर इंट्रोडक्शन बताएंगे कि अमेरिका के बारे में आप क्या जानते हैं। उसके बाद में आप ये जो 27 विशेषताएं हैं अमेरिका के संविधान की ये बताएंगे और उसके बाद में यहाँ पर इनका निष्कर्ष आप बताएंगे कि इन विशेषताओं से आप क्या समझते हैं। तो अपने इस क्रम को आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन के बारे में कि अमेरिका है, अमेरिका के बारे में अभी आपने यहाँ पर बताना है प्रस्तावना। जब भी आपके पास ये क्वेश्चन आए तो उसमें सबसे पहले आप प्रस्तावना ही बताएंगे। तो यहाँ पर हम बताएंगे कि संयुक्त राज्य अमेरिका जिसकी खोज, इसकी जो डिस्कवरी है ये क्रिस्टोफर कोलंबस के माध्यम से 1492 में की गई। 1492 में क्रिस्टोफर कोलंबस हैं, वो निकले तो थे भारत की यात्रा पर कि भारत के लिए एक समुद्री मार्ग खोजना है, क्योंकि उस दौरान आप जानते ही हैं भारत है एक सोने की चिड़िया के नाम से प्रसिद्ध था। और वहां पर ये क्रिस्टोफर कोलंबस हैं, इसने और इसके साथियों ने ये प्लानिंग बनाया कि वो भारत या चाइना है उसको खोजेंगे समुद्र के मार्ग को। ठीक है, इसके बाद में इन्होंने क्या किया कि ये निकले तो भारत की खोज के लिए थे, जाना तो इनको इस साइड में था, लेकिन इनकी जो डायरेक्शन है ये इस साइड में हो गई। और इस साइड में आप जानते ही थे कि यहाँ पर ये जो उत्तरी अमेरिका है, यहाँ पर दक्षिण अमेरिका, और ये यहाँ से जो पुर्तगाल है, फ्रांस, इस एरिया से ये अपना जो यात्रा है 3 इसके पास में विशेषकर जो नावें थी उनको लेकर ये चले थे। सांता मैरियो इनकी नाव का नाम था, इनकी जो किश्ती थी, और उनको लेकर ये चले। 3 नावों को साथ में ये लेकर चले थे। इनकी जो नाव थी उनका नाम था सांता मैरियो, और इसमें बैठकर इन्होंने 3 अगस्त 1942 को इन्होंने अपनी यात्राएं शुरू की कि वो भारत की तरफ जाना चाहते हैं, लेकिन ये रूट डाइवर्ट हो गए और ये अमेरिका की तरफ आ गए यहाँ पर। और 12 अक्टूबर 1492 को इन्होंने अमेरिका जाने का समुद्री मार्ग इन्होंने खोज लिया। इसके बाद में यहाँ से जो पुर्तगाल, फ्रांस, इंग्लैंड है, यहाँ से अनेक प्रकार के जो समुद्री मार्ग खोजने के बाद में अनेक प्रकार की जो फैक्ट्रियां हैं इत्यादि स्थापित करना इन देशों के माध्यम से यहाँ पर शुरू कर दी। ये जैसे ही यहाँ पर पहुंचता है क्रिस्टोफर कोलंबस, वो इन लोगों को इंडियन ही समझ लेता है, इसलिए उन्होंने इनके लिए जो शब्द प्रयुक्त किया था रेड इंडियन। और यहाँ पर इन्होंने जो सामान्यतः कहा कि ये कोई नई दुनिया है, तो नई दुनिया सामान्यतः अमेरिका के नाम से ही हम इसको जानते हैं। तो उसके बाद में यहाँ पर धीरे धीरे उपनिवेश स्थापित होने प्रारंभ हो गए और इसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका जो रही वो रही थी यहाँ पर इंग्लैंड की। इंग्लैंड ने अपना जो पहला यहाँ पर जो उपनिवेश है, कॉलोनी है, वो 1607 में स्थापित किया और इसका जो नाम था वो था जेम्स टाउन। और इसके बाद में इन्होंने निश्चित रूप में यहाँ पर 1732 में एक जो इनके माध्यम से जो नई कॉलोनी स्थापित की, 13वीं जो इनकी अंतिम कॉलोनी थी उसका नाम था जॉर्जिया। तो 13 उपनिवेश इंग्लैंड के माध्यम से यहाँ पर स्थापित किए। इसके बाद में इंग्लैंड है, इंग्लैंड का 1756 से लेकर 1763 के बीच इंग्लैंड और फ्रांस के बीच सप्तवर्षीय युद्ध शुरू हो गया और यहाँ पर इन सप्तवर्षीय युद्धों का हर्जाना लेने के लिए इंग्लैंड ने जो ये कॉलोनीज थी यहाँ पर नॉर्थ अमेरिका, जिसे आप अमेरिका के रूप में जानते हैं, यहाँ पर उन्होंने ज्यादा से ज्यादा कर लगा दिया। अमेरिका की जनता में धीरे धीरे वहां पर जागृति आने लग गई और उन्होंने एक नारा दिया, नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन,
बिना प्रतिनिधि के वो कर नहीं देंगे, ये वहां पर नारा दिया गया और ये एक जन क्रांति का उनका प्रतीक वहां पर बन गया। धीरे धीरे उनमें जागरूकता आने लगी और उन्होंने 1774 में पहली महाद्वीपीय कांग्रेस का गठन किया। उसके बाद में 1775 में दूसरी महाद्वीपीय कांग्रेस का गठन किया। इस दूसरी जो महाद्वीपीय कांग्रेस थी, इसमें महत्वपूर्ण जो भूमिका निभाई वो जेफरसन थे, जॉर्ज वाशिंगटन थे। इनके माध्यम से बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका यहाँ पर निभाई गई थी। तो और इसके बाद में अंतिम जो बैठक थी यहाँ पर तीसरी महाद्वीपीय कॉन्फ्रेंस 1776 में यहाँ पर हुई और इसके माध्यम से ही जेफरसन ने अमेरिका के जो डिक्लेरेशन था, इंडिपेंडेंट डिक्लेरेशन था, स्वतंत्रता का जो डिक्लेरेशन था, वो यहाँ पर घोषित कर दिया। और इस कारण से जो जेफरसन है उनको अमेरिका की स्वतंत्रता है और उसका जनक भी वहां पर जेफरसन को माना जाता है। और यहाँ पर 4 जुलाई 1776 को अमेरिका की जो कॉन्टिनेंटल महाद्वीप थी उन्होंने इस पर अपनी स्वीकृति दे दी और इस कारण से 4 जुलाई को अमेरिका में राष्ट्रीय दिवस के रूप में वहां पर मनाया जाता है। इसके बाद में वहां पर संविधान निर्माण के कार्य भी प्रारंभ हो गए थे और यहाँ पर 1787 में जो भी उनका ये कार्य हो गया था उसको पुनर्गठन करने के लिए, संशोधन करने के लिए, संविधानिक जो बनाने की प्रक्रियाएं थी वो चल रही थी। तो यहाँ पर 1787 में यहाँ पर एक और महाद्वीपीय कांग्रेस है, कॉन्फ्रेंस है, उसका सम्मेलन आयोजित किया गया और इसके बाद में इसमें लगातार इन्होंने अपना कार्य किया और 17 सितंबर 1787 को यहाँ पर महाद्वीपीय जो कांग्रेस थी या यहाँ पर हम कहें विशेषकर जो प्रतिनिधि और यहाँ पर जो सम्मेलन में जो लोग प्रस्तुत हुए थे उन्होंने यहाँ पर अपनी स्वीकृति दे दी। इसके बाद में फिर ये राज्यों के पास स्वीकृत होने के लिए जाता है और इस प्रकार से अंतिम रूप से यहाँ पर 4 मार्च 1789 4 मार्च 1789 को अमेरिका है, अमेरिका में जो संविधान है वो लागू कर दिया गया। तो अमेरिका का जो संविधान है जो लागू किया गया वो 4 मार्च 1789 को यहाँ पर अमेरिका का संविधान लागू किया गया। तो ये सब बातें आप यहाँ पर इंट्रोडक्शन के रूप में आप बताएंगे। अब हम बात करेंगे अमेरिका का जो संविधान है उसकी 27 महत्वपूर्ण विशेषताएं और उनमें जो हमारा पहला पॉइंट है और वह है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। अमेरिका का जो संविधान है वो एनेक्टेड कॉन्स्टिट्यूशन जिसे आप कह सकते हैं। एनेक्टेड कॉन्स्टिट्यूशन का हमारा अभिप्राय है जिसका निर्माण एक निश्चित समय पर निश्चित रूप से एक संविधान सभा द्वारा तैयार किया जाता है। उसे हम एनेक्टेड कॉन्स्टिट्यूशन, निर्मित संविधान या रिटन कॉन्स्टिट्यूशन के रूप में हम इसको जानते हैं। तो अमेरिका का जो संविधान है उसका निश्चित रूप में वहां पर एक जो संविधान सभा के माध्यम से उनका निर्माण किया गया था और उसमें जो विशेषकर है वो 7 अनुच्छेद उसमें है। तो इस प्रकार से हम कहते हैं कि अमेरिका का जो संविधान है वो लिखित रूप में आपको मिलता है। यदि आप ब्रिटेन में जाएंगे तो उनका जो संविधान है उनका अलिखित संविधान वहां पर आपको मिलेगा। इसके बाद में नेक्स्ट है और वह है ब्रीफ कॉन्स्टिट्यूशन। अमेरिका का जो संविधान है दुनिया के जितने भी यहाँ पर संविधान हैं उनमें सबसे संक्षिप्त यहाँ पर संविधान माना जाता है, क्योंकि आपको बताया गया है उसमें केवल जो आर्टिकल हैं केवल 7 यहाँ पर आर्टिकल हैं और इसके बारे में कहा भी गया है कि यदि आप इसको पढ़ना भी चाहें तो 20 से या 30 मिनट में आप इसको आसानी से पढ़ सकते हैं। 18 इसमें कुल जो पृष्ठ हैं उनका एक समूह बनाया गया है और इनको आप आसानी से भी यहाँ पर पढ़ सकते हैं। तो दुनिया का जो सबसे संक्षिप्त जो संविधान कहा जाता है वो अमेरिका का संविधान ही कहा जाता है। इसके साथ में ऊपर वाले पॉइंट में भी आप ये जानकारी रख सकते हैं कि दुनिया का जो पहला लिखित संविधान कहा जाता है वो भी अमेरिका का संविधान ही यहाँ पर रिटन वाले में आप ये बातें बता सकते हैं। तो ब्रीफ कॉन्स्टिट्यूशन है अमेरिका का। उसके बाद में हम यहाँ पर बात करें सुपरमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। यदि आप अमेरिका का संविधान पढ़ेंगे तो उससे आप एक जानकारी आसानी से निकाल सकते हैं कि अमेरिका में कोई प्रेसिडेंट है या वहां पर कोई गवर्नर है या कोई भी किसी क्षेत्र में कोई सेक्रेटरी है या अन्य कोई पद है, वो वहां पर सर्वोच्च नहीं है। न न्यायपालिका सर्वोच्च है, न विधान पालिका, न्यायपालिका, बल्कि जो सर्वोच्च है अमेरिका में वो है अमेरिका का
संविधान अमेरिका का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको यहाँ पर सर्वोच्च माना जाता है। जब भी कोई प्रॉब्लम होती है तो वहां पर संविधान की शरण में जाया जाता है। ऐसा ही कंसेप्ट आप जानते ही हैं, हमारे देश के संविधान में हमने ये अपनाया हुआ है। इसके बाद में नेक्स्ट है और वह है रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन। अमेरिका का जो संविधान है वो कठोर संविधान है। कठोर का यहाँ पर तात्पर्य यह है कि जैसे कोई लकड़ी इत्यादि कठोर है वो नहीं है। अमेरिका में जो संशोधन करने का उनका जो संविधान है उसमें संशोधन करने का जो तरीका है वो कठोर है कि अमेरिका में यदि कोई अमेंडमेंट किया जाता है, कोई संशोधन वहां पर किया जाएगा तो इसके लिए एक निश्चित रूप में प्रक्रिया बनाई गई है। वहां पर हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है वो अपना 2/3 बहुमत, वहां पर सीनेट है वो भी अपना 2/3 बहुमत, वहां पर जो स्टेट्स हैं, राज्य जो बने हुए हैं ये राज्य भी अपने 3/4 बहुमत, प्लस में यहाँ पर प्रेसिडेंट उसका हस्ताक्षर जब होता है तो वहां पर संवैधानिक संशोधन होता है। अदरवाइज वहां पर संविधान में संशोधन नहीं किया जा सकता है। यही वजह रही है कि लगभग 240 वर्ष वहां पर हो गए हैं और वहां पर केवल 27 संवैधानिक संशोधन ही वहां पर हुए हैं। तो ये अपने आप में एक बड़ा ही महत्वपूर्ण बात आ जाती है कि 240 वर्ष और केवल 27 संशोधन। दूसरी साइड में हम इंडिया के बारे में बात करें तो हमारे यहाँ पर हमने जो संवैधानिक संशोधन किए हैं 100 वर्ष भी नहीं हुए हैं हमारे अपने देश का संविधान लागू किए हुए, लेकिन फिर भी हमने यहाँ पर संवैधानिक संशोधन 100 से ऊपर कर दिए। 104 संवैधानिक संशोधन हमने इंडिया में कर दिए। भारतीय जो संविधान है उसमें हमने संशोधन कर दिए हैं। उसके बाद में नेक्स्ट है और वह है बेस्ड ऑन पॉपुलर सॉवरेनिटी। अमेरिका का जो संविधान है और उस संविधान में यदि शुरुआत में ही आप उनकी प्रस्तावना पढ़ेंगे, जैसे जो 7 आर्टिकल है उसके शुरुआत में वहां पर प्रस्तावना दे रखी है। जैसे आप भारत के संविधान पढ़ते हैं और उसकी शुरुआत का जो पहला भाग है वो प्रस्तावना है जिसमें लिखा गया है वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। इसी प्रकार से आप अमेरिका का संविधान जब आप पढ़ेंगे तो वहां पर भी शुरुआत में जो शब्द लिखे गए हैं कि वी द पीपल ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स। तो ये कॉमन सी बात है कि वहां पर वास्तव में जो शक्तियों का स्रोत है, जैसे भारत में वास्तव में शक्तियों का जो स्रोत मानी जाती है वो जनता मानी जाती है, अमेरिका में भी जो वास्तव में शक्तियों का जो स्रोत है वो वहां पर लोग माने जाते हैं। वहां के जो व्यक्ति हैं उनको यहाँ पर वास्तव में पावर का, वास्तव में शक्ति का जो स्रोत माना जाता है उसे हम यहाँ पर पॉपुलर सॉवरेनिटी के रूप में हम इसको जानते हैं कि जनता का वहां पर ज्यादा से ज्यादा प्रभाव रहता है। जो पार्टी अच्छा कार्य नहीं करती है उस पार्टी का राष्ट्रपति वहां पर नहीं बनाया जाएगा, जिसका एग्जाम्पल आपने पिछली बार जो अभी इलेक्शन हुए थे उसमें आपने देखा ही होगा। डोनाल्ड ट्रंप के स्थान पर नए जो राष्ट्रपति बनाए गए जो बाइडेन, वो भी उसका एक जनता के माध्यम से जो रिजेंटमेंट थी, उनकी जो नाराजगियां थी वो व्यक्त करने का उनका अपना एक तरीका था। इसके बाद में नेक्स्ट हमारा पॉइंट है और वो है लिमिटेड गवर्नमेंट। अमेरिका में जो वहां पर सरकार बनाई गई है वो सीमित है। एक तो होता है कि कोई हम सरकार बना दें और उसके पास में हम अनलिमिटेड जो पावर है वो उसको सौंप दें कि वो चाहे जो भी कार्य करे, एक तो ये होता है। लेकिन यदि आप अमेरिका में जाएंगे तो वहां पर सरकार है वो सीमित है। सरकार की सीमाएं बना दी गई हैं कि आप इस एरिया तक ही कार्य करेंगे, इससे बाहर आप बियॉन्ड कार्य नहीं कर सकते हैं। और ऐसा करते हैं तो संबंधित रूप में वहां पर जो न्यायपालिका है वो अपना इंटरफेयर यहाँ पर दिखा देती है। तो सभी जो कार्य हैं वो वहां पर अलग अलग प्रकार से बनाए गए हैं और वहां पर सरकार है उसको सीमित किया गया है कि आपकी शक्तियां इसी दायरे में है, जो भी एरिया बना दिया गया है यहीं तक ही आप कार्य करेंगे, इस दायरे से आप बाहर कार्य नहीं करेंगे। सरकार को सीमित कर दिया गया है। इसका अर्थ सामान्यतः आप ये लगा सकते हैं कि वहां पर तानाशाही नहीं होगी। इसके बाद में नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है फेडरल सेटअप। अमेरिका का जो संविधान है उस संविधान में यदि आप पढ़े तो वहां पर शुरुआत में आपको ये जो फेडरल सेटअप है, फेडरल का यहाँ पर अर्थ होता है कि जो भी शक्तियां बनाई गई हैं, डिविजन्स ऑफ पावर के रूप में आप इसको जानते हैं, शक्तियों का विभाजन किया गया है। और यहाँ पर आपको फेडरल लिस्ट मिलेगी अमेरिका में, यहाँ पर आपको स्टेट लिस्ट अमेरिका में मिलेगी और यहाँ पर आपको कंकरेंट लिस्ट अमेरिका में आपको मिलेंगी। तो शक्तियां हैं वो किसी एक संस्था के पास नहीं है, यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं है अमेरिका में। अमेरिका में जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वो फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, फेडरल सेटअप जिसे हम कहते हैं, जिसमें शक्तियों का विभाजन सामान्यतः कर दिया जाता है।
बड़े विषय हैं वो फेडरल गवर्नमेंट के पास रहते हैं, छोटे विषय हैं यहाँ पर राज्यों को सौंप दिए जाते हैं, और कुछ ऐसे विषय होते हैं जिन पर दोनों ही कानून बना सकते हैं। फेडरल के बारे में हम बात करें तो यहाँ पर अमेरिका का जो राष्ट्रपति है वो कानून बनाता है। यहाँ पर स्टेट्स के बारे में हम बात करें तो वहां पर गवर्नर कार्य बनाता है, जो कानून है, कानूनों का निर्माण वहां पर गवर्नर करता है। और यहाँ पर कंकरेंट के बारे में बात करें, समवर्ती सूची के बारे में बात करें तो वहां पर प्रेसिडेंट और गवर्नर दोनों ही कानून यहाँ पर बना सकते हैं। तो अमेरिका में जो फेडरल गवर्नमेंट है उसका कंसेप्ट वहां पर अपनाया गया है, जिसमें शक्तियों का विभाजन किया गया है। राज्य सरकारें हैं वो अपना कार्य करती हैं, सेंटर वहां पर फेडरल गवर्नमेंट है वो अपना अलग कार्य करती है। उसके बाद में पॉइंट नंबर 8 और ये है प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ सेटअप। अमेरिका में जो सरकार का ढांचा अपनाया गया है, सरकार की जो व्यवस्था की गई है वो अध्यक्षीय, इसको हिंदी में आप अध्यक्षीय रूप में आप जानते हैं, अध्यक्षीय शासन व्यवस्था। और इस अध्यक्षीय शासन व्यवस्था का महत्वपूर्ण जो आप विशेषताएं आप बता सकते हैं वो होता है कि यहाँ पर जो भी लेजिस्लेचर होती है और यहाँ पर एग्जीक्यूटिव होती है। यदि हम पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के बारे में बात करें, संसदीय सरकार में ऐसा होता है कि लेजिस्लेचर से ही एग्जीक्यूटिव का निर्माण किया जाता है। इसका अर्थ ये है कि यदि हम भारत में बात करें तो यहाँ पर लेजिस्लेचर है, हमारे देश की संसद, पार्लियामेंट है, और यहाँ पर एग्जीक्यूटिव के बारे में हम बात करें तो हमारे जो मिनिस्टर्स हैं वो आते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में तो ये रहता है कि लेजिस्लेचर से ही एग्जीक्यूटिव का निर्माण किया जाता है। जो भी विधान पालिका होगी उसके लिए उसमें से ही यहाँ पर मंत्री बनाए जाते हैं। जैसे भारत के बारे में हम बात करें, मंत्री वही बनाया जाएगा जो या तो लोकसभा का सदस्य हो या फिर राज्यसभा का। पार्लियामेंट है तो इसमें आप जानते हैं लोकसभा या फिर राज्यसभा। लेकिन यदि आप अमेरिका में जाएंगे तो वहां पर इस व्यवस्था को अलग प्रकार से डाइवर्ट किया गया है और उस व्यवस्था का यहाँ पर नाम दिया गया है अध्यक्षीय शासन व्यवस्था। अध्यक्षीय शासन व्यवस्था होती है, उसमें ये होता है कि जो भी लेजिस्लेचर होगी और एग्जीक्यूटिव होगी इनके बीच में कोई संबंध नहीं रहता है। जिस भी व्यक्ति को अमेरिका में सेक्रेटरी बना दिया जाता है वह व्यक्ति इस लेजिस्लेचर का, अमेरिका में जो कानून बनाने वाली संस्था है उसका नाम है कांग्रेस। जैसे हमारे यहाँ पर कानून बनाने वाली संस्था का नाम है संसद। तो अमेरिका में ऐसा है, जिस भी व्यक्ति को वहां पर सेक्रेटरी बनाया जाएगा या आप सिंपल वे में आप जानकारी रखना चाहें भारत की तरह मंत्री बनाया जाएगा, उसके लिए ये है कि वह इस लेजिस्लेचर का सदस्य नहीं होगा, वो कांग्रेस का सदस्य नहीं होगा, वो न तो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव का सदस्य होगा न ही सीनेट का सदस्य होगा। और यदि ऐसा होता है तो उसको संबंधित रूप में यहाँ पर सेक्रेटरी है या कोई मंत्री पद है वो नहीं दिया जा सकता है। ये इसका एक सबसे स्ट्रिक्ट एग्जाम्पल आप मान सकते हैं। इसके साथ में जो एग्जीक्यूटिव होती है वो अपना कार्य करने के लिए स्वतंत्र होती है। जैसे राष्ट्रपति के बारे में बात करें, राष्ट्रपति को यहाँ पर उसका कार्यकाल पूरा होने से पहले ये विधान पालिका है ये नहीं हटा सकती है और उसका जो कार्यकाल है वो निश्चित है, 4 वर्ष का कार्यकाल रहेगा। यद्यपि एक जानकारी और रख लीजिएगा कि यदि राष्ट्रपति संविधान के अनुसार पालन नहीं कर रहा है तो उस कंडीशंस में तो हटा सकती है, लेकिन वैसे कंडीशंस में सामान्यतः नहीं हो सकता है। न ही यहाँ पर लेजिस्लेचर में कोई अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से किसी राष्ट्रपति को हटा दिया जाए, नहीं होगा ऐसा। जैसे भारत में हम बात करें, हम अपने देश में प्रधानमंत्री हैं उसको हटा सकते हैं अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से, लेकिन अमेरिका है, अमेरिका में ये जो कांग्रेस है ये अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से राष्ट्रपति को नहीं हटा सकती है। यदि राष्ट्रपति अमेरिका में हटाया जाएगा तो उसके लिए वहां पर निश्चित रूप में इम्पीचमेंट लाया जाता है, महाभियोग वहां पर लाया जाता है। इसके बाद में नेक्स्ट है और वो है रिपब्लिकन। रिपब्लिक का अर्थ यहाँ पर होता है, इसका यदि आप अपोजिट वर्ड्स आप जानना चाहें, जैसे रिपब्लिक जिसको हम हिंदी में गणतंत्र कहते हैं, इसका अपोजिट अर्थ है, इसका अपोजिट जो वर्ड्स होता है, इसका विपरीतार्थ जो शब्द है वो होता है यहाँ पर राजतंत्र। राजतंत्र में क्या होता है, जिसे आप मोनार्की के रूप में जानते हैं, मोनार्की। और मोनार्की में ये होता है कि एक बार कोई शासक बन जाता है उसके बाद में उसका बेटा लगातार शासन करते रहते हैं। लेकिन जहां पर हम रिपब्लिक के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पर जो भी शासक होगा, जो भी रूल करने वाला व्यक्ति होगा, वो जनता के माध्यम से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से
एक निश्चित अंतराल के बाद में निर्वाचित किया जाएगा। ठीक है, इस बात की आप जानकारी रख लीजिएगा कि रिपब्लिक हम उसे कहते हैं जहां पर जनता प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपने राज्य के अध्यक्ष का निर्वाचन करती है, उसे हम रिपब्लिक कहते हैं। तो अमेरिका में जो वहां पर अध्यक्ष है प्रेसिडेंट, उस प्रेसिडेंट का वहां पर चुनाव है वो जनता अप्रत्यक्ष रूप से करती है। सबसे पहले जनता अपने वहां पर जो राष्ट्रपति को चुनने वाले प्रतिनिधियों का चुनाव करती है, उसके बाद में वे प्रतिनिधि जाके आगे राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। तो अमेरिका एक रिपब्लिकन कंट्री है। इसके बाद में हम नेक्स्ट में बात करें और वो है चेक एंड बैलेंस। चेक एंड बैलेंस का अर्थ यहाँ पर ये है कि जो भी अमेरिका में व्यवस्थाएं अपनाई गई हैं, जैसे लेजिस्लेचर है, यहाँ पर एग्जीक्यूटिव है और यहाँ पर जुडिशरी है, ये तीनों ही संस्थाएं एक दूसरे को चेक करती रहती है और संतुलन बनाए रखते हैं। जैसे ये कोई भी तराजू है और इस तराजू में जो पलड़े हैं इनको संतुलित रखने का जो कार्य है ये आपस में ही एक दूसरे को करते रहते हैं। मान लीजिएगा यहाँ पर जो जुडिशरी है वो ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर उसके ऊपर कोई भ्रष्टाचार का आरोप यहाँ पर लग जाता है और वो ठीक से कार्य नहीं करते हैं, कोई भी न्यायाधीश है, तो उसके विरुद्ध यहाँ पर लेजिस्लेचर है वो उसके विरुद्ध महाभियोग लगा के उसको उसके पद से हटा सकती है न्यायाधीश की। एग्जीक्यूटिव का भी यही है, यदि एग्जीक्यूटिव में यहाँ पर राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति संविधान के अनुसार शासन नहीं चला रहा है, उस पर संवैधानिक कदाचार के आरोप लग गए हैं, तो उसको लेजिस्लेचर यहाँ पर हटा सकती है। लेजिस्लेचर के नियंत्रण के बारे में हम बात करें विधान पालिका, तो विधान पालिका भी जैसे उसके दिमाग में आएंगे वैसे कानून नहीं बना सकती है। यदि यहाँ इसने कोई ऐसा कानून बना दिया जो निश्चित रूप में नागरिकों के विरुद्ध है, तो सबसे पहला चेक बैलेंस तो यहाँ पर राष्ट्रपति ही कर देता है। राष्ट्रपति उस पर वीटो कर देता है, उस कानून को रद्द कर देता है, उस पर हस्ताक्षर करने की मनाही कर देता है कि मैं इसको नहीं मानता, निषेध कर देता है, नो हम इस पर साइन नहीं करेंगे। दूसरा, यदि सपोज कीजिएगा राष्ट्रपति ने इस पर साइन भी कर दिए तो फिर ये जुडिशरी है, जुडिशरी भी इसको क्या कर सकती है, रिजेक्ट कर सकती है कि ये संविधान की भावना के विरुद्ध है, इसलिए इसको रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो क्या रहता है कि यहाँ पर निश्चित रूप में एक दूसरे को ये चेक और बैलेंस करते रहते हैं और इस व्यवस्था को रोक और संतुलन का सिद्धांत भी सामान्यतः हिंदी में आप इसको जानते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है ड्यूल गवर्नमेंट। ड्यूल गवर्नमेंट का संदर्भ ये है कि अमेरिका में यदि आप जाएंगे वहां पर तो आपको दो प्रकार की सरकारें वहां पर मिलेंगी। एक आपको फेडरल गवर्नमेंट मिलेगी, संघीय सरकार मिलेगी, एक आपको वहां पर स्टेट गवर्नमेंट मिलेगी, राज्य सरकारें मिलेंगी। भारत में भी ऐसा ही है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार। फेडरल गवर्नमेंट के बारे में हम बात करें तो इस पर जो शासन करता है वो प्रेसिडेंट करता है, अमेरिका का राष्ट्रपति। स्टेट्स के बारे में हम बात करें तो वहां पर जो शासन करता है वो गवर्नर शासन करता है। तो वहां पर दोहरी शासन प्रणाली अपनाई गई है, राज्यों का प्रशासन राज्यपाल के माध्यम से और पूरे अमेरिका का जो प्रशासन है वो राष्ट्रपति के माध्यम से वहां पर संचालित किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है और वह है सेपरेशन ऑफ पावर। सेपरेशन ऑफ पावर का अर्थ यहाँ पर यह है कि शक्तियों का विभाजन किया गया है। अमेरिका में यदि अमेरिका का संविधान आप पढ़े तो उसके जो शुरुआत के जो पहले ही अनुच्छेद हैं 1, 2, 3, उनमें सभी में यहाँ पर विधान पालिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बारे में स्पष्ट व्याख्याएं वहां पर कर रखी हैं कि विधान पालिका क्या कार्य करेगी, न्यायपालिका है वो क्या कार्य करेगी और कार्यपालिका है वो क्या कार्य करेगी। तो यहाँ पर आप जानते ही हैं कि लेजिस्लेचर है, एग्जीक्यूटिव है और यहाँ पर जुडिशरी है, तीनों के अपने अलग अलग कार्य होते हैं। इसका कार्य कानून बनाने का, इसका कानूनों को लागू करने का कार्यपालिका का, और न्यायपालिका का होता है कानूनों को बनाए रखने का। जो कोई व्यक्ति कानून तोड़ता है तो उसको सजा देने का कार्य यहाँ पर न्यायपालिका का होता है। तो ये जो शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धांत है ये अमेरिका के संविधान में अपनाया गया है। इसके बाद में हम बात करें और वह है ड्यूल सिटीजनशिप। अमेरिका में आप जाएंगे तो वहां पर दोहरी नागरिकता का कंसेप्ट आपको मिलेगा। जैसे अमेरिका में आप स्टडी करें तो एक कॉन्सेप्ट आप ध्यान रख लीजिएगा यहाँ पर कि एक तो जो अमेरिका का नागरिक होता है वो फेडरल रूप में या इसे हम यूएसए का सिटीजन होता है। दूसरा कोई भी व्यक्ति है वो एक तो हो गया यूएसए का नागरिक, दूसरा जिस भी स्टेट में वो रह रहा है उस स्टेट का सिटीजन। तो दो यहाँ पर नागरिकता का कंसेप्ट अपनाया गया है। अमेरिका का भी नागरिक रहता है, यूएसए का भी नागरिक रहेगा, जिस राज्य में वो निवास करता है उस राज्य का नागरिक भी वो रहता है। राज्य जो है वो अपने सिटीजन के जो भी उसके नागरिक रहते हैं उनके लिए सिटीजन
अलग से एक प्रमाण पत्र वहां पर राज्य जारी करते हैं और अपने नागरिकों को वो नागरिकता प्रमाण पत्र देते हैं। यद्यपि भारत में ऐसा नहीं है। भारत में यदि हम बात करें तो यहाँ पर पूरे भारतीयों के लिए एक ही है और वो है भारतीय नागरिकता। अमेरिका में नहीं है। अमेरिका में प्रत्येक राज्य भी अपने नागरिकों के लिए नागरिक प्रमाण पत्र देता है और अमेरिका के जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, फेडरल गवर्नमेंट है, वो भी अपने नागरिकों को अमेरिकन जो सिटीजनशिप है वो जारी करती है। इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है हमारा और वो है सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशंस। अमेरिका में यदि आप वहां पर उनका संविधान का अध्ययन करेंगे तो वहां पर राज्य है, राज्यों को अपना अलग संविधान बनाने की परमिशन वहां पर दी गई है। जैसे अमेरिका है, वहां पर प्रत्येक जो राज्य है, प्रत्येक राज्य को अपना अलग से कॉन्स्टिट्यूशंस है। जैसे एवरी स्टेट्स है, जितने भी वहां पर राज्य हैं, प्रत्येक राज्य अपना अलग से संविधान बना सकता है। एक तो उनका फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, संघीय संविधान, जिसमें आपको बताया गया है 7 अनुच्छेद हैं। इसके साथ में राज्य भी अपना अलग से संविधान बना सकते हैं। यद्यपि भारत में भी ये जो कंसेप्ट था ये जम्मू कश्मीर के संदर्भ में लागू होता था। 1956 में भारत में जो जम्मू कश्मीर है उसने अपना अलग संविधान बना रखा था, परंतु भारत के अन्य जो राज्य हैं उनमें ऐसा कोई प्रोविजन नहीं था। यदि आप अमेरिका में जाएंगे तो अमेरिका में सभी जो राज्य हैं उनके पास में अपना एक अलग संविधान है। कंडीशंस वहां पर 2 रखी गई हैं। पहले तो ये है कि राज्य संविधान बनाए, उनको इजाजत है, लेकिन उसमें पहली कंडीशन ये रहेगी कि राज्य वहां पर उस संविधान में वहां पर रिपब्लिक की व्यवस्था करेंगे। गणतांत्रिक व्यवस्थाएं वो राज्य अपने उस राज्य के लिए करेंगे। दूसरी यहाँ पर कंडीशन हम जानकारी रखें और वह है कि राज्य अपने संविधान का निर्माण इस प्रकार से करेंगे कि जो भी ये फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन है, 7 अनुच्छेद वाला जो संविधान है, इसमें इसके किसी भी धारा का वह उल्लंघन नहीं करता हो। तो 2 यहाँ पर महत्वपूर्ण बातों को आप ध्यान रखें कि एक तो जो भी ये 7 अनुच्छेद है इनकी धाराओं का उल्लंघन नहीं करता हो, दूसरा यहाँ पर जो भी है रिपब्लिक है उसका स्थान वे राज्य अपने उस संविधान में देंगे। तो इस आधार पर सभी जो राज्य हैं अपना संविधान बना सकते हैं। इसके बाद में हम नेक्स्ट में बात करें और वह है 2 पार्टी। अमेरिका में वहां पर 2 महत्वपूर्ण राजनीतिक दल हैं। एक जो राजनीतिक दल है वो है वहां पर डेमोक्रेटिक और दूसरा वहां पर जो राजनीतिक दल है वो है रिपब्लिकन। डेमोक्रेटिक पार्टी, एक डेमोक्रेटिक पार्टी, दूसरा रिपब्लिकन पार्टी। अमेरिका में 2 राजनीतिक दल हैं, जैसे आप लोकतांत्रिक दल और यहाँ पर गणतांत्रिक दल, वहां पर 2 राजनीतिक दल विशेष रूप से कार्य वहां पर करते हैं। है और भी ज्यादा दल, लेकिन विशेषकर जो वहां पर कार्य करते हैं मुख्यतः 2 राजनीतिक दल विशेषकर कार्य करते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट हम बात करें वो है बाई कैमरल लेजिस्लेचर। अमेरिका की जो लेजिस्लेचर है, जो विधान पालिका है, उसका नाम आपको थोड़ी देर पहले भी बताया था, दोबारा से आपको बता रही हूं, उसका नाम है कांग्रेस। और ये कांग्रेस है, इसके 2 सदन बने हुए हैं। एक वहां पर है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, जिसे आप हिंदी में प्रतिनिधि सदन के रूप में जानते हैं, और दूसरा जो सदन है उसका नाम है सीनेट। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है, ये लोगों का प्रतिनिधित्व करता है, और सीनेट है, ये राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है। यहाँ पर हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में जो सदस्यों की संख्या है वो यहाँ पर 435 और सीनेट में जो सदस्यों की संख्या है वो है यहाँ पर 100। तो इस प्रकार से हम जानकारी रखते हैं कि अमेरिका का जो सदन है, जो लेजिस्लेचर है, वो 2 सदनीय है। एक हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है, एक सीनेट है। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में 435 सदस्य हैं, सीनेट में वहां पर 100 सदस्य हैं। इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है और वो है कन्वेंशंस। अमेरिका में इसके अलावा भी जो संवैधानिक परंपराएं हैं वो वहां पर विकसित हो चुकी हैं, प्रथाएं बन चुकी हैं। जैसे बहुत से जो शब्द हैं वो अमेरिका की जो मूल रूप से संविधान है उसमें नहीं था। जैसे हम सबसे पहले यहाँ पर बात करें पॉलिटिकल पार्टी के बारे में, राजनीतिक दल हैं उनके बारे में अमेरिका के संविधान में कहीं पर कोई वर्णन नहीं किया गया, लेकिन इसके बावजूद भी वहां पर विशेषकर आप जानकारी रखिए कि इनका निर्माण वहां पर कर दिया गया है। और भी बहुत सी परंपराएं हैं जिनके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो आप ये कैसे, जैसे भारत में हम बात करें कि भारत में संविधान में कहीं पर भी नहीं लिखा गया कि जिस भी व्यक्ति को किसी राज्य का राज्यपाल बनाया जा रहा है वह उस राज्य का नागरिक नहीं होना चाहिए। जैसे हरियाणा में किसी व्यक्ति को हरियाणा का राज्यपाल बनाया जाता है,
तो वह हरियाणा का नागरिक नहीं होगा। ऐसा कोई संविधान में नहीं लिखा गया, लेकिन फिर भी एक परंपरा बन गई कि जिस भी व्यक्ति को किसी राज्य का राज्यपाल बनाया जाएगा वह व्यक्ति उस राज्य का नागरिक नहीं होगा। जैसे पॉलिटिकल पार्टी अमेरिका के बारे में हम बात करें तो वहां पर पॉलिटिकल पार्टी के बारे में कोई स्पष्ट व्याख्या वहां पर नहीं की गई है उनके संविधान में। उसके बाद में नेक्स्ट है जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू का अर्थ यह है कि यदि लेजिस्लेचर है, एग्जीक्यूटिव है। लेजिस्लेचर के बारे में अमेरिका में हम बात करें तो यहाँ पर कांग्रेस, और एग्जीक्यूटिव के बारे में हम यहाँ पर बात करें तो राष्ट्रपति। अमेरिका की कांग्रेस कोई ऐसा कानून नहीं बना सकती है और अमेरिका का राष्ट्रपति कोई ऐसा आदेश जारी नहीं कर सकता है जो संविधान के, जो भी उनका कॉन्स्टिट्यूशन है उस संविधान के विरुद्ध हो या लोगों के मौलिक अधिकारों के विरुद्ध हो। यदि ऐसा करते हैं तो इस पर अमेरिका की जो जुडिशरी है, जो न्यायपालिका है, वो इसको रद्द कर सकती है। इस प्रकार की जो पावर्स होती है इसको हम जुडिशियल रिव्यू कहते हैं, जिसमें क्या होता है कि वो इनके माध्यम से जो आदेश या कानून बनाए गए हैं उनको देखती है कि ये संविधान के अनुसार है या संविधान का इसमें विरोध किया गया है, और यदि उसमें विरोध किया गया है तो न्यायपालिका है वो उसको रद्द कर सकती है। इसके बाद में आता है सीनेट पावरफुल्स। अमेरिका में दुनिया का जो सबसे शक्तिशाली सदन, अपर हाउस जो माना जाता है, ऊपरी सदन जिसे हम कहते हैं, वो है अमेरिका की सीनेट। यदि हम भारत के बारे में बात करें तो यहाँ पर लोकसभा और यहाँ पर राज्यसभा। राज्यसभा को ऊपरी सदन और यहाँ पर लोकसभा है, इसको हम निम्न सदन कहते हैं। राज्यसभा के पास में भारत में कम शक्तियां हैं। अमेरिका के बारे में यदि आप पढ़ें तो वहां पर जो सदन बने हुए हैं हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव और एक यहाँ पर बना हुआ है सीनेट। सीनेट के पास में हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव से भी ज्यादा यहाँ पर शक्तियां हैं। कैसे हैं? जैसे अमेरिका का राष्ट्रपति कहीं पर कोई संधियां करता है तो उन संधियों की स्वीकृति यहाँ से सीनेट से मिलना जरूरी है। अमेरिका का राष्ट्रपति किसी नए व्यक्ति को अपने उसमें सेक्रेटरी बनाता है तो उस नियुक्ति पर सीनेट की स्वीकृति होना जरूरी है। इसके साथ में अमेरिका के राष्ट्रपति के विरुद्ध कोई महाभियोग लाया जाएगा तो यहाँ पर भी सीनेट अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो सीनेट है वो पूरी दुनिया में, हम सामान्यतः कहते हैं अमेरिका की सीनेट पूरी दुनिया में जो अपर हाउस है उसके पास में सबसे ज्यादा शक्तियां उसके पास है। इसके बाद में नेक्स्ट है पॉइंट नंबर 21 और वो है बिल ऑफ राइट्स। बिल ऑफ राइट्स का जो कंसेप्ट है इसको आप नया कंसेप्ट न समझे, क्योंकि यदि आप भारतीय संविधान पढ़ेंगे तो हमारे यहाँ पर इनको नाम दिया गया है फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार। हमारे यहाँ पर फंडामेंटल राइट्स कहते हैं। अमेरिका में यदि आप इनकी स्टडी करेंगे तो वहां पर इनका नाम दिया गया है बिल ऑफ राइट्स। अमेरिका का जब संविधान बना तो उस दौरान वहां पर फंडामेंटल राइट्स के बारे में कोई वर्णन नहीं किया गया था, लेकिन अमेरिका के जो पहले 10 संवैधानिक संशोधन थे उन 10 संवैधानिक संशोधन के माध्यम से यहाँ पर बिल ऑफ राइट्स हैं, मौलिक अधिकार हैं, वो अमेरिका के संविधान में जोड़े गए। इस बात की आप जानकारी रख लीजिएगा। यदि हम इसके पहले ही संशोधन के बारे में बात करें, 1791 में पहला ही संशोधन हो गया। जैसे आपको अभी ऊपर बताया गया था कि अमेरिका का जो संविधान है वो 4 मार्च 1789 को वहां पर लागू हुआ और इसमें पहला ही संवैधानिक संशोधन 1791 में हो गया, और जिसमें क्या जोड़ा गया कि नागरिक है, नागरिक कोई भी धर्म अपना सकते हैं, धार्मिक स्वतंत्रता उनको दी, लेखन की स्वतंत्रता उनको दी कि कोई भी अपने जो लेख हैं वो लिख सकती हैं। ये स्वतंत्रताएं पहले ही संवैधानिक संशोधन के माध्यम से अमेरिका के नागरिकों को दी गई। तो बिल ऑफ राइट्स है वो अमेरिका के संविधान का अभी पार्ट से बन चुके हैं। इसके बाद में नेक्स्ट है और वो है ड्यू प्रोसीजर ऑफ लॉ। अमेरिका का जो संविधान है जिसे हम कानून द्वारा यथोचित प्रक्रिया के रूप में आप जानते हैं, इसमें ये होता है जैसे 2 प्रकार की यहाँ पर प्रोसेस अपनाई जाती हैं, एक कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया और एक कानून द्वारा यथोचित जो प्रक्रिया है उसके बारे में हम जानते हैं। तो कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया है वो भारत में अपनाई गई है कि जो भी संसद कानून बनाती है और उनमें जो लिखा गया है, हमारे देश की जो न्यायपालिका है वो उन्हीं के अनुसार ही अपना निर्णय देती है। लेकिन अमेरिका में ये है कि इस कानून की जो यथोचित प्रक्रिया है इसमें ये होता है कि यदि कोई कानून नेचुरल जो जस्टिस है, प्राकृतिक न्याय है,
उसका भी यदि उल्लंघन करता है तो अमेरिका की न्यायपालिका उस कानून को रद्द कर सकती है। जैसे आप सोच कीजिएगा, हमारे देश में ऐसा है कि हमारे देश की संसद ने कोई कानून बनाया जो मौलिक अधिकारों के विरुद्ध हो, तो उसको तो हमारे देश की जो न्यायपालिका है वो रद्द कर सकती है। लेकिन संसद कोई ऐसा कानून बना दे जो वैसे तो नागरिकों के मौलिक अधिकारों का हनन करता हो, परंतु संविधान के अनुसार वो उल्लंघन नहीं कर रहा है और है वो प्राकृतिक न्याय के विरुद्ध, तो ऐसे समय में हमारे देश की जो न्यायपालिका उस कानून को रद्द नहीं कर सकती है। परंतु अमेरिका में ये है कि वो न केवल वहां पर कानून जो बनाए गए हैं उनके अनुसार कोई कानून अमेरिका की जो विधान पालिका है वो कानून बनाती है उसको रद्द कर सकती है, बल्कि यदि वह कानून प्राकृतिक न्याय के विरुद्ध है उसको भी अमेरिका की न्यायपालिका है वो रद्द कर सकती है। नेक्स्ट है कैबिनेट। अमेरिका का यदि आप संविधान पढ़ेंगे वहां पर 7 अनुच्छेद हैं। उन 7 अनुच्छेदों में कहीं पर भी मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। मंत्रिमंडल जो शब्द है ये समय के अनुसार वहां पर निर्मित हुआ, क्योंकि अमेरिका के जैसे ही प्रथम राष्ट्रपति वहां पर बनाए गए जॉर्ज वाशिंगटन, उन्होंने अपने सहयोग के लिए कुछ व्यक्तियों को मंत्री बनाया था, सेक्रेटरी बनाया था कि आप मेरा सहयोग करें, क्योंकि पूरा अमेरिका है उसका प्रशासन चलाना इतना आसान नहीं है। इसलिए उन्होंने कुछ मंत्रियों को अपने पास में वहां पर नियुक्त किया, अपॉइंट किया वहां पर, और उनको बाद में फिर उस मंत्रियों के जो था उसका नाम वहां पर दे दिया गया कैबिनेट, मंत्रिमंडल। अमेरिका के संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। नेक्स्ट हम बात करें प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट। अमेरिका के संविधान में इसके बारे में भी कोई स्पष्ट वर्णन नहीं है कि जो प्रेसिडेंट होगा और वाइस प्रेसिडेंट होगा वो एक ही राज्य से हो सकते हैं या नहीं हो सकते। इसके बारे में अमेरिका का जो संविधान है इसके बारे में कोई वर्णन नहीं करता है। परंतु अभी एक यहाँ पर परंपरा बन गई है कि जिस भी व्यक्ति को प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट बनाया जाता है ये दोनों ही अलग अलग स्टेट से होने चाहिए, अलग अलग राज्यों से ये बनाए जाते हैं। एक ही राज्य से दोनों को नहीं बनाया जाएगा। प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट को एक ही राज्य से सामान्यतः नहीं बनाया जाता है। कई बार तो ऐसा भी हो जाता है, इसमें ये रहता है कि जिस प्रकार से आप ये अमेरिका मानते हैं तो ये नॉर्थ अमेरिका, ये साउथ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका से कोई प्रेसिडेंट बना दिया तो साउथ जो अमेरिका होगा उससे वहां पर वाइस प्रेसिडेंट बनाया जाएगा। साउथ अमेरिका से यहाँ पर कोई प्रेसिडेंट बना दिया तो नॉर्थ अमेरिका से यहाँ पर वाइस प्रेसिडेंट बनाया जाएगा। तो ये भी कई बार व्यवस्थाएं हैं, लेकिन निश्चित रूप में ये है कि एक ही राज्य से दो जो व्यक्ति हैं एक ही राज्य से प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट नहीं बनाए जा सकते। उसके बाद में नेक्स्ट में हम बात करें और वो है स्पीकर्स पावर्स। अमेरिका में हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है, इसका एक स्पीकर बनाया जाता है, इसका एक अध्यक्ष बनाया जाता है। जैसे भारत में हम बात करें, हमारे देश में लोकसभा है, लोकसभा के स्पीकर कौन है वर्तमान समय में? ओम बिरला। तो इसी प्रकार से यहाँ पर हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है, वहां पर एक स्पीकर बनाया जाता है और जो भी स्पीकर वहां पर बनाया जाता है उसकी जो शक्तियां हैं उनके बारे में संविधान में कोई स्पष्ट व्याख्याएं नहीं है। तो ये शक्तियां हैं जिस समय के साथ में स्पीकर ने अपने आप में उनको इंक्रीज कर लिया है। तो स्पीकर की शक्तियों की वृद्धि होना भी अमेरिका के संविधान की एक महत्वपूर्ण विशेषता मानी जाती है। उसके बाद में नेक्स्ट है एग्जीक्यूटिव एग्रीमेंट, कार्यकारी समझौते, इन्हें हम हिंदी में कहते हैं। और ये समझौते जो होते हैं वो इस प्रकार से हैं। जैसे अमेरिका का आप संविधान पढ़े तो ऐसी व्यवस्थाएं हैं कि अमेरिका का प्रेसिडेंट यदि किसी दूसरे कंट्री में जाता है, दूसरे देश में जाता है, तो वहां पर कोई भी संधि करेगा, संधि करने के पश्चात में उसको सीनेट से स्वीकृति लेनी आवश्यक है। ये अमेरिका का संविधान वहां पर कहता है। परंतु जो एग्जीक्यूटिव एग्रीमेंट होते हैं जिसे कार्यकारी या काम चलाऊ समझौते कहते हैं, इनके लिए ये होता है कि अमेरिका का जो प्रेसिडेंट होता है वो दूसरे देश के साथ में कोई संधि या समझौते पर हस्ताक्षर करता है, उसके लिए सीनेट की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं पड़ती है। सामान्यतः तो पड़ती है, लेकिन एग्जीक्यूटिव एग्रीमेंट में इस प्रकार से अमेरिका के राष्ट्रपति को किसी सीनेट से स्वीकृति लेने की आवश्यकता नहीं होती है। तो ये एग्जीक्यूटिव एग्रीमेंट भी अभी अमेरिका का जो संविधान है उसका एक पार्ट से बन चुका है। उसके बाद में हम नेक्स्ट बात करें और हमारा जो अंतिम है अमेरिका के संविधान की विशेषताओं के बारे में, पॉइंट नंबर 27, और ये है अमेरिका के संविधान का लास्ट पॉइंट, और ये है एलिजिबिलिटी ऑफ प्रेसिडेंट।
अमेरिका के राष्ट्रपति बार राष्ट्रपति बन सकता है, इसके बारे में यहाँ पर प्रोविजंस के बारे में हम बात करेंगे। शुरुआत में हम बात करें तो यहाँ पर अमेरिका में 2 बार ही किसी को प्रेसिडेंट बनाया जाता था, परंतु इस प्रथा को वहां पर तोड़ दिया गया था और फ्रैंक डी रूजवेल्ट है वो लगातार अमेरिका के 4 बार राष्ट्रपति रहे, 4 बार वो विजेता बने थे। उसके बाद में अमेरिका में एक 22वां अमेंडमेंट करना पड़ा, उन्होंने अमेरिका के संविधान में 22वां संशोधन करना पड़ा और इसके अनुसार ये व्यवस्थाएं कर दी कि कोई भी व्यक्ति 10 वर्ष से ज्यादा राष्ट्रपति के पद पर कार्य नहीं कर सकता, जिसमें यह हो जाता है कि 4-4 वर्ष का तो उसका राष्ट्रपति का कार्यकाल हो गया, 2 बार वो राष्ट्रपति का कार्यकाल अपना कर सकता है। और हो सकता है कि कभी कोई राष्ट्रपति है और उसके एक्सपायर हो जाता है बीच में, तो उसके स्थान पर वाइस प्रेसिडेंट को बना दिया जाता है। वाइस प्रेसिडेंट अमेरिका में राष्ट्रपति यदि बना दिया गया तो वह शेष कार्यकाल तक पूरा करेगा अपना। सपोज कीजिएगा अमेरिका का कोई राष्ट्रपति था और उसका 2 साल का कार्यकाल शेष था और वहां पर वो एक्सपायर हो जाता है, उसके स्थान पर फिर वाइस प्रेसिडेंट वहां पर प्रेसिडेंट बना दिया जाएगा। तो 2 वर्ष का कार्यकाल ये हो गया और उसके बाद में फिर वो चुनाव जीतता है लगातार 2 कार्यकाल, क्योंकि अमेरिका में राष्ट्रपति का जो कार्यकाल है वो 4 साल का है। तो 2 तो ये उसने पहले वाले का शेष था और 4 हो गए, 4 ये हो गए उसका जो चुनाव उसने जीते थे, तो 10 वर्ष का कार्यकाल हो गया। तो 10 वर्ष से अधिक समय तक के लिए वर्तमान समय में अमेरिका का कोई भी राष्ट्रपति कार्य नहीं कर सकता है। ये व्यवस्थाएं अमेरिका के संविधान में कर दी गई हैं 22वें संवैधानिक संशोधन के माध्यम से। तो इस प्रकार से आज हमने जो ये बात की है अमेरिका के संविधान की प्रमुख विशेषताएं, इसके निष्कर्ष में भी आप बता सकते हैं कि अमेरिका का जो संविधान है दुनिया का सबसे संक्षिप्त संविधान है, दुनिया का पहला लिखित संविधान है और इसी संविधान से दुनिया के अन्य देशों के संविधानों ने भी प्रेरणाएं ली हैं और अपने आप में ये एक सबसे ज्यादा जटिल संविधान इसको हम कहते हैं, क्योंकि लगभग 240 वर्ष हो गए हैं और इसमें केवल ही 27 संवैधानिक संशोधन हो पाए हैं। तो ये आप इसके निष्कर्ष में आप बताएंगे। तो इस प्रकार से आज हमने जो बात की अमेरिका के संविधान की 27 महत्वपूर्ण विशेषताएं, इसमें यदि आपके पास में कोई क्वेश्चन हो तो आप हमें YouTube पर कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।